ये हरकत समय के साथ गायब हो गई। लावण्या राठौर को बमुश्किल ही इस बात का एहसास हुआ था कि उसे फिर से जबरदस्ती चूमा गया है और वह अपनी नाराजगी व्यक्त कर पाती उससे पहले ही सब खत्म हो गया था। लिमोइंग ने उसे धीरे से जाने दिया और कहा, इसे विदाई देना माना जाता है। बेशर्म, लावण्या राठौर ने घूरते हुए कहा। लिमोइंग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ एक सती भाव दिया। उस सुंदर चेहरे पर शैतानी चमक के संकेत दिखाई दिए जो एक अवर्णनीय आकर्षण को दर्शा रहे थे। लावण्या राठौर ने अपने होंठ सिकुड़े और अपना सिर नीचे कर लिया। लिमोइंग ने उस बांह को ढीला कर दिया जिसने उसे रोक रखा था और धीमी आवाज में याद दिलाया, ठीक है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रोकना चाहिए। जल्दी से वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। मेरा इंतज़ार करना, मैं निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने वापस आऊँगा। # विदाई और एक अनकही निराशा। लावण्या राठौर ने मन ही मन सोचा कि शायद वह साउथ यू किंगडम में ज़्यादा दिन न रहे। जब तक लिमोइंग उसे ढूंढने आएगा, हो सकता है वह उसे ढूंढ ही ना पाए। लेकिन उसने उसे अपने विचार नहीं बताए और मुड़ने से पहले बस सिर हिला दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। यदि उसे ढूंढा नहीं जा सका और संपर्क टूट गया तो शायद ये कोई बुरी बात नहीं थी। जैसे ही लावण्या राठौर ने इस बारे में सोचा, उसके दिल में निराशा की एक अवर्णनीय भावना कौंध गई। जैसे ही वह सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंची, वह लिमोइंग को एक बार और देखने के लिए पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। लिमोइंग ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, क्या हुआ? मुझसे दूर जाना सहन नहीं हो रहा है। लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया, तुम कुछ ज़्यादा ही आत्ममुग्ध हो। मैं बस ये पूछना चाहती थी, भाई मुई उन्हें क्या हुआ है? उसने अपनी उंगली उठाए और पास में खड़े मुई की ओर इशारा किया। # सुरक्षा का एक अदृश्य घेरा। जब से उसने डेक से चलना शुरू किया था, मुई उसके कदमों के पीछे पीछे आ रहा था। शुरू में उसने सोचा कि मुई लिमोइंग के पीछे आ रहा है और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह जहाज से उतरेगी, मुई वास्तव में उसके पीछे आएगा। लिमोइंग ने समझाया, मुई तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। अन्यथा जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तो मुझे चिंता होगी। लावण्या राठौर हतप्रभ रह गई और उसके दिल को ये बात छू गई। इस आदमी ने वास्तव में उसके सर्वोत्तम हित में सब कुछ सोच लिया था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साउथ यू किंगडम में हूँ, यहाँ क्या खतरे हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बस वह क्राउन प्रिंस और बाई रुओक्यूई, वे अनाड़ी जोकर। मैं उन्हें अकेले ही संभाल सकती हूँ। इसके विपरीत तुम संप्रदाय में जा रहे हो और कौन जानता है कि वहाँ क्या खतरे छिपे हैं। मोई को अपने साथ ही रहने दो। लिमोइंग ने अपना सिर हिलाया, मेरी बात सुनो। मोई को अपने साथ रहने दो। ठीक है, मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी है, मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ। ये कहते हुए उड़ते हुए जहाज की सीढ़ियाँ धीरे धीरे पीछे हटने लगीं और जहाज धीरे धीरे ऊपर उठा और आसमान में तैरने लगा। उसने बस मोई को ज़मीन पर छोड़ दिया। लावण्या राठौर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए, ये जानते हुए कि वह उसे मना करने में असमर्थ थी। यह आदमी हमेशा ऐसा ही था। जब वह किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता था तो वह किसी भी तरह की अस्वीकृति की अनुमति नहीं देता था और दूसरे पक्ष को उसकी दयालुता स्वीकार करनी ही पड़ती थी। इसके अलावा अगर उसने मना भी कर दिया तो लिमोइंग के आदेश को पूरा करने के लिए मोई अभी भी गुप्त रूप से उसका पीछा करेगा। # शहर की ओर वापसी। वह केवल मुड़ सकती थी और उसने कहा, भाई मुई, इस अवधि में मुझे आपको फिर से परेशान करना पड़ेगा। मोई ने अपना सिर नीचे किया और सम्मानजनक तरीके से कहा, तीसरी मिस के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना ऐसा काम है जो आपके अधीनस्थ को करना चाहिए। लावण्या राठौर ने सिर हिलाया और वे दोनों एक साथ शहर की दिशा में चल पड़े। बादलों के बीच नीचे लटकता हुआ उड़ता हुआ जहाज हवा में मंडराता रहा, उसे उड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। लिमोइंग खंभे के सहारे खड़ा था और उसने उस पतली आकृति को धीरे धीरे दूर जाते देखा जब तक कि उसकी परछाई शहर में पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया और धीरे से आदेश दिया, चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लावण्या राठौर ने शहर में प्रवेश किया और सीधे वैलिएंट मार्शल मैनर लौट आए। मैनर के अंदर रोशनी चमक रही थी और मैनर के प्रवेश द्वार के बाहर यातायात का प्रवाह अंतहीन था, जो शोर और उत्साह से भरा था। वहाँ कई अमीर आगंतुक थे और उनकी बाहों में हर तरह के उपहार थे, जो चापलूसी भरे भाव के साथ दरवाजे पर उपहार पहुंचा रहे थे। वर्तमान स्थिति को देखकर लावण्या राठौर की भौहें तन गईं और उसे कुछ उलझन महसूस हुई। डार्क मून फॉरेस्ट में जाने से पहले उसने पहले ही बाई लियूजिंग के पूरे परिवार को साइड मैनर में जाने और वैलिएंट मार्शल मैनर को खाली करने का आदेश दे दिया था। लेकिन चूंकि उसे अभी अपने नए घर में पूरी तरह से जाना बाकी था और लिमोइंग के साथ मिलने का समय हो गया था, इसलिए वह तुरंत डार्क मून फॉरेस्ट की ओर दौड़ पड़ी और बाई लियूजिंग के जाने की देखरेख के लिए केवल कैवेई और बाकी लोगों को छोड़ दिया। इसे देखकर वैलिएंट मार्शल मैनर के हलचल भरे परिदृश्य से ये स्पष्ट था कि उसकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया था। # एक अनचाहा स्वागत।
लावण्या राठौर अपने दिल ही दिल में ठंडी मुस्कान के साथ मोही के साथ बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए मैनर में दाखिल हुई। हालांकि जैसे ही उसने मुख्य द्वार में प्रवेश किया, भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। वैलिएंट मार्शल मैनर का द्वारपाल नया रखा गया था और उसने उसे नहीं पहचाना। उसे खाली हाथ आते देख वह तुरंत ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे आगे वाली छोटी लड़की, रुक जा। क्या तुम जानती हो कि यह कौन सी जगह है? ये वैलिएंट मार्शल मैनर है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बस आंख मूंद कर अंदर आ सको। क्या तुम किनारे नहीं हटोगी? लावण्या राठौर के होंठ ठंडेपन से ऊपर की ओर मुड़ गए। तुम मुझे किनारे हटने के लिए कह रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम और कौन हो सकती हो? क्या तुम यहाँ हमारे मार्क्विस को उनके जन्मदिन के जश्न पर बधाई देने नहीं आए हो? द्वारपाल ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम चाहे किसी भी परिवार की बेटी हो, हमारे वैलिएंट मार्शल मैनर की नज़र में तुम सिर्फ एक साधारण आगंतुक हो। क्या तुम जानती हो कि हमारे मार्क्विस कौन हैं? मार्क्विस बाई की भतीजी प्रिंस युवान की मंगेतर हैं। और मिस बाई रुओ क्यूई एक छठी श्रेणी की स्वर्गीय प्रतिभा हैं। लावण्या राठौर लगभग हंस पड़ी। तुम जानते हो कि प्रिंस युवान कौन हैं? तुम बाई परिवार की तीसरी मिस को जानते हो। # द्वारपाल की दीनगे और बेशर्मी की हद। द्वारपाल की नज़र ऐसी लग रही थी मानो वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। मैं क्यों नहीं जानूंगा? कौन नहीं जानता कि प्रिंस युवान जन्म के बाद से पूरे साम्राज्य के इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा हैं, यहाँ तक कि बाई लियू फैंग भी उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा प्रिंस युवान का रूप उत्कृष्ट है, उनका समर्थन शक्तिशाली है और वह सम्राट के पसंदीदा हैं। वह आने वाले समय में क्राउन प्रिंस की जगह लेंगे। तसक तसक, इतने सम्मानीय प्रिंस युवांग हमारी मैनर की सुंदर और उत्कृष्ट तीसरी मिस के साथ ये स्वर्ग में बनी एक जोड़ी है। तीसरी मिस ने बचपन से ही अपने माता पिता को खो दिया था और यह हमारे मार्क्विस थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से उनकी परवरिश की। इसलिए मार्क्विस तीसरी मिस के जैविक पिता के समान थे। अब जबकि तीसरी मिस प्रिंस युवान की मंगेतर बन गई है, हमारे मार्क्विस भविष्य के शाही चाचा हैं। ऐसा सम्माननीय पद, उनका पक्ष कौन नहीं जीतना चाहेगा? जब लावण्या राठौर ने वे शब्द सुने तो उसे मितली महसूस हुई और अत्यधिक घृणा हुई। उस वर्ष के दौरान बाई लियू जिंग ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था? वह बस उसे उसकी मौत के बिस्तर की ओर धकेल रहा था। बाई लियू फैंग की विरासत प्राप्त करने के लिए उसने अपनी पत्नी और बाई रुओ क्यूई को उसे यातना देने की अनुमति दी थी। अगर उसके किस्मत के सितारे अच्छे नहीं होते तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। # क्रोध का उभार। इतना सब होने के बावजूद उसमें यह दावा करने की बेशर्मी थी कि वह उसके जैविक पिता की तरह था। उसकी प्रसिद्धि का उपयोग करके हर किसी से सम्मान का आनंद ले रहा था। ये ख्याली पुलाव बहुत ही सुंदर था। लावण्या राठौर का चेहरा काला पड़ गया और उसने पलटवार किया, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? अगर हो गई है तो किनारे हटो। द्वारपाल दिखावा करने का आदी था और उसे दूसरों के भावों को पढ़ना नहीं आता था। उसने पूरी तरह से चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी डींगें हाँकना जारी रखा। अरे मैं कहता हूँ, यह महिला, मैं बता सकता हूँ कि आप एक अच्छे खाते पीते परिवार से आती हैं, लेकिन आप इतनी नासमझ क्यों हैं? आज हमारे मार्क्विस का जन्मदिन है और सभी आगंतुक यहाँ अपना बधाई संदेश देने आए हैं और सभी अपने साथ कीमती उपहार लाए हैं। आप खाली हाथ आए हैं और आपको इस तरह बस अंदर आने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लावण्या राठौर धीरे से उसकी ओर मुड़ी, उसकी घूरती नज़रें बर्फ जैसी ठंडी थीं। क्या तुम मुझसे मेरे उपहार के बारे में पूछ रहे हो? लावण्या राठौर की आंखों में बर्फ जैसे ठंडे भाव देखकर द्वारपाल अचानक होश में आ गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये साधारण सी दिखने वाली युवा महिला लग रही थी बेहद जटिल। वह यहाँ हंगामा करने तो नहीं आई थी, है ना? अर्ग, यह मिस। द्वारपाल अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाया। लावण्या राठौर ठंडेपन से हंसी और पीछे खड़े मोही की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, वह सोआरिंग हेवन तलवार कहाँ है जिसे मैंने पहले बनाया था? मोही ने अपनी रियलम रिंग से एक लचीली तलवार निकाली और सम्मानपूर्वक उसे लावण्या राठौर को सौंप दिया। तीसरी मिस, कृपया इसे देखिए। # एक अमूल्य कलाकृति। डार्क मून फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले उसने ली मोइंग के अंगरक्षकों के बीच बांटने के विचार से कई प्रोफाउंड वेपन्स बनाए थे। जो अतिरिक्त थे उन्हें 1000 ट्रेजर पवेलियन में नीलाम किया जाना था। ये लचीली तलवार मोही को उपहार में दी गई थी, ठीक इसलिए क्योंकि यह तलवार न केवल लचीली और सख्त थी, बल्कि यह लंबी और पतली भी थी, जिसका रंग चांदी जैसा था, जिसका नाम सोआरिंग हेवन था। ये चौथी श्रेणी की एक उच्च स्तरीय कलाकृति थी। लावण्या राठौर ने लचीली तलवार पर नजर डाली और द्वारपाल से पूछा, ये कैसी है? यह उपहार बहुत अच्छा है ना? हालांकि द्वारपाल एक घमंडी व्यक्ति था और उसने दुनिया बहुत ज्यादा नहीं देखी थी, लेकिन ये तलवार दूसरों से एक अलग ही विशेष एहसास दे रही थी। इसके रूप को देखकर ही एक साधारण व्यक्ति भी यह अंदाजा लगा सकता था कि यह अत्यंत उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाली प्रोफाउंड आर्मामेंट थी।
जहां तक आसपास के साधकों की बात थी, उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई थीं और हर कोई गुप्त रूप से चर्चा कर रहा था कि अचानक ऐसा कौन सा अमीर व्यक्ति आ गया है जो इतना अमूल्य खजाना देने आया है। एक भयानक इनाम। द्वारपाल ने जल्दी से जवाब दिया, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मिस वास्तव में उदार हैं। लावण्या राठौर के होंठ हल्के से मुड़े क्योंकि उसने अपना सिर मोई की ओर घुमाया और कहा, इसे इनाम दो। द्वारपाल हतप्रभ रह गया और उसमें अत्यधिक खुशी की लहर दौड़ गई। इनाम उसे? क्या महिला का मतलब इतनी मूल्यवान लचीली तलवार उसे इनाम के रूप में देना था? ये लड़की किस पृष्ठभूमि से आई है जो इतनी खर्चीली है? क्या वह नहीं बता सकती थी कि यह तलवार अत्यंत मूल्यवान थी? अय्या, इस बार वह सच में किसी महान व्यक्ति से मिला था। स्वर्ग ने वास्तव में उसे इतना अच्छा अवसर दिया था। द्वारपाल मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह अपना इनाम प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसके पास से बिजली की तरह तेज रोशनी की एक चमक गुजरी। उसे अपने सिर पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसका दिमाग दो हिस्सों में कट गया हो, और वह तुरंत बेहोश हो गया। खून से सनी चेतावनी। भीड़ के बीच द्वारपाल का शरीर बाहर की ओर उड़ा, वैलियंट मार्शल मैनर के मंडप में, सीधे मुख्य हॉल में, और भारी रूप से जमीन पर जा गिरा। उसके चेहरे पर तलवार का एक गहरा घाव था जो उसके सिर के ऊपर से होकर नाक, ठुड्डी से होते हुए उसकी कमर तक गया था। जहां जहां से घाव गुजरा, उसका मांस फट गया और खून हर जगह फैल गया, जिससे उसकी हड्डियां तक बाहर आ गईं। भीड़ के चेहरों पर खौफनाक भाव थे जब उन्होंने मोई को देखा। मोई का हाथ अभी भी खून से सनी लचीली तलवार को पकड़े हुए था, लेकिन उसके भाव ऐसे शांत थे जैसे उसने बस धूल झाड़ी हो और किसी व्यक्ति को बेरहमी से घायल न किया हो। ये तरीका और यह रुख। हर कोई सिहर उठा और सदमे में पीछे की ओर भागने लगा। मोई ने लावण्या राठौर के सामने सिर झुकाया और रिपोर्ट दी, तीसरी मिस, मैंने उसे एक तलवार का इनाम दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस आदमी की किस्मत में आपका इनाम स्वीकार करना नहीं था। लावण्या राठौर हल्के से हंसी, बहुत बढ़िया। हालांकि उसकी किस्मत खराब थी, फिर भी हम बाद में उसके मास्टर को इनाम दे सकते हैं। ये सब एक ही बात है। हाँ, आपका अधीनस्थ तीसरी मिस के आदेशों का पालन करता है। ये कहते हुए मुख्य हॉल की दिशा से कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। बायलियू जिंग सबसे पहले सामने आया और गुस्से में डांटते हुए बोला, वैलियंट मार्शल मैनर में तबाही मचाने की हिम्मत कौन करता है? अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ। लावण्या राठौर की पीठ अभी भी मुख्य हॉल की ओर थी, इसलिए बायलियू जिंग ने उसे पहली नज़र में नहीं पहचाना था। ये देखकर कि विरोधी ने न केवल उसके निवास के लोगों को घायल किया है, बल्कि वह व्यक्ति पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज भी कर रहा था, बायलियू जिंग और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने जोर से अपनी आस्तीन झटकी और क्रोधित स्वर में चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि वैलियंट मार्शल मैनर कैसी जगह है? मुझे लगता है कि यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करने के लिए तुम में बहुत गुर्दा होना चाहिए। सैनिकों, इस मूर्ख को पकड़ लो। देखते हैं कौन ज्यादा अभिमानी है। बायलियू जिंग पीछे मुड़ा और उसके आदेश पर मैनर के गार्ड लावण्या राठौर और मोई की ओर दौड़ पड़े। चूंकि जो व्यक्ति घायल हुआ था वह एक द्वारपाल था, जो बिना किसी साधना वाला एक सामान्य व्यक्ति था, इसलिए मैनर के गार्डों का आत्मविश्वास बढ़ गया, यह मानते हुए कि वे गर्वित साधक हैं जिन्होंने विभिन्न लड़ाइयों का नेतृत्व किया था। उनके अपार अनुभव के साथ अशांति पैदा करने वाले एक छोटे से चोर को पकड़ना निश्चित रूप से एपेटाइजर, हल्का नाश्ता की एक छोटी प्लेट तलने जितना आसान था। एक खौफनाक हार। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही गार्ड बाहर भागे, इससे पहले कि वे 100 मीटर की दूरी तक पहुंच पाते, एक चांदी जैसी चमक गुजरी। इसके बाद लगातार थड 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 की आवाज आई। सभी गार्ड एक ही समय में मुख्य हॉल की दिशा में उड़ते हुए जा रहे थे। इसके अलावा उनमें से हर एक भाग्यशाली संयोग से मुख्य हॉल में जा गिरा था और एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से ढेर हो गया था, जिससे पूरा प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया था। बचे हुए कुछ गार्ड उसमें फिट नहीं हो सके, इसलिए जैसे ही वे मानव ढेर के ऊपर गिरे, वे लुढ़ककर दरवाजे से बाहर गिर गए। पहले द्वारपाल के समान उनके चेहरों के ठीक बीच में एक लंबा घाव दिखाई दे रहा था जो सोआरिंग हेवन लचीली तलवार द्वारा दिया गया था। उनके खून से सने चेहरों और उन घावों के साथ जिनसे उनकी सफ़ेद हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं, ये दृश्य बेहद खौफनाक लग रहा था। मुख्य हॉल में उत्सव के लिए आए मेहमानों की काफ़ी संख्या थी, जो इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए थे। तीखी चीखें और चिल्लाहटें लगातार सुनी जा सकती थीं। इनाम या सज़ा। इस क्षण लावण्या राठौर मुड़ी और उसने दरवाजे की दिशा में देखा। इसके बाद उसने मूवी पर एक नज़र डाली और एक अप्रिय भाव के साथ कहा, मुझे उन्हें इनाम देने का आदेश याद नहीं है ना? क्या इन कचरों को इनाम देना बर्बादी नहीं है? मोई ने तुरंत एक कदम पीछे लिया और अपराधबोध के साथ उत्तर दिया, हाँ, आपका अधीनस्थ कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहा था। तीसरी मिस, कृपया मुझे दंडित करें। लावण्या राठौर ने अपना हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया, भूल जाओ। अगली बार ज्यादा चौकस रहना। हाँ, आपका अधीनस्थ समझता है।
उन दोनों को बातचीत करते हुए सुनकर आसपास के लोग चरम सन्नाटे में चले गए। तो लचीली तलवार के घोंपने को इनाम कहा जाता था, और हर किसी को यह विशेषाधिकार नहीं मिला था। इस प्रकार का इनाम कौन स्वीकार करने की हिम्मत करेगा और सक्षम होगा? बेशक, जो बात ज्यादा चौंकाने वाली थी वह ये थी कि काले कपड़े पहने वह साधारण सा दिखने वाला गार्ड अत्यधिक शक्ति रखता था। उपस्थित सभी लोगों ने सुना था कि वैलियंट मार्शल मैनर के गार्ड विभिन्न लड़ाइयों में अनुभवी थे और बहुत से लोगों ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। अंत में इतने सारे लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा हवा में उड़ा दिया गया और उन्हें शक्तिहीन रूप से दबा दिया गया। एक ही चाल में सभी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सच में भयानक था, और इतने शक्तिशाली साधक को अपने गार्ड के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम होने के लिए ये युवा महिला कौन थी और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? रहस्य का खुलासा। जैसे ही भीड़ ने लावण्या राठौर को देखा, कुछ लोग उसे पहले ही पहचानने में सक्षम हो गए। वह है बाई परिवार की तीसरी मिस। ये बाई रूली है। ये सही है, तुम्हारे कहने के बाद मैं भी उसे पहचानने में कामयाब रहा। ये सच में वही है। ओह, ये वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतना शक्तिशाली अंगरक्षक है। लेकिन उसने वैलियंट मार्शल मैनर के गार्डों को घायल क्यों किया? क्या मार्क्विस उसके चाचा नहीं हैं? एक हैरान दर्शक ने पूछा। उसके बगल में बैठे लोगों ने छिपकर बाई लियू जिंग की ओर देखा और जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, ये कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कहा जाता था कि मार्क्विस अपनी बेटी का पक्ष लेते थे और अतीत में उन्होंने तीसरी मिस को धमकाने में अपना हिस्सा लिया था। इसलिए दोनों पक्ष दुश्मनों से कम नहीं थे। हाँ, ऐसा भी कुछ है। मुझे लगा था कि मार्क्विस और तीसरी मिस के बीच के रिश्ते बहुत करीब थे। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उस गंदे बूढ़े आदमी को जन्मदिन की बधाई देने की जहमत नहीं उठाता। वह सिर्फ दिखावा करना जानता है, वह खुद को समझता क्या है। जैसे ही भीड़ को सच्चाई का पता चला, वे बेहद परेशान हो गए और उन्हें लगा कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। उसने तुरंत और तत्काल निर्णय लिया, पीछे मुड़ा और चला गया। उसे देखकर बाकी बचे आगंतुक अचानक वास्तविकता के प्रति जाग उठे। सही बात है, क्या हमारा यहाँ उपहार देने का इरादा सिर्फ प्रिंस युवान को खुश करना नहीं था? अंत में हमारी चापलूसी घोड़े के खुरों के नीचे आ गई है। क्या होगा अगर प्रिंस युवान को लगे कि हम जानबूझकर उनके खिलाफ जा रहे हैं? चलो जल्दी करो और यहाँ से निकलो। मैं भी जा रहा हूँ। यह पापी और धोखेबाज बदमाश बाई लियू जिंग, उसने वास्तव में हमें जानबूझकर गुमराह किया। अगर प्रिंस युवांग इसके लिए हमें दोषी ठहराते हैं तो मैं निश्चित रूप से बाई लियू जिंग को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा। भीड़ का आक्रोश और पलटवार। जैसे ही भीड़ ने एक स्वर में सहमति व्यक्त की, बाई लियू जिंग के प्रति उनकी नज़रों में अवमानना और नफरत थी। उनके चेहरे गुस्से से हरे पड़ गए और वे मुड़कर चले गए। जाने से पहले कई आगंतुक उन उपहारों पर दावा करना नहीं भूले जो वे लाए थे और जिन्हें उन्होंने प्रवेश द्वार पर पंजीकृत कराया था। हम उस बाई उपनाम वाले बूढ़े मूर्ख को कोई फायदा नहीं उठाने दे सकते। बिल्कुल सही, उसने हमसे उपहार भेजने के लिए धोखा दिया। वह बस बहुत ही बेशर्म है। जब बाई लियू जिंग ने भीड़ के बीच ये चर्चा सुनी तो उसकी छाती में दर्द की लहरें उठने लगीं और उसका खून खौलने लगा। लगभग उसके मुंह से खून थूकने की नौबत आ गई। ये लोग शुरू में उसे खुश करने आए थे। उनमें से हर एक उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे वे उसके पोते हों। अमूल्य उपहारों के अलावा वे उसका पक्ष जीतने के लिए उसकी तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। बाई लियू जिंग अपने मन में सोच रहा था कि इसे अनकहा छोड़ना ही बेहतर है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लावण्या राठौर के प्रकट होते ही सभी का रवैया 180 डिग्री बदल जाएगा और वे उसे लगातार धिक्कारने लगेंगे। बदली हुई परिस्थितियां और मजबूरियां। हालांकि वह अपने दिल में आक्रोश महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं कर सकता था, क्योंकि वैलियंट मार्शल मैनर के प्रवेश द्वार पर खड़ी वह युवती वास्तव में उसकी भतीजी थी। अब लावण्या राठौर बचपन की तुलना में बिल्कुल अलग थी। वह पहले ही अपने कोकून से बाहर निकल चुकी थी और एक तितली में बदल गई थी। वह आसमान में उड़ चुकी थी और कोई ऐसा बन गई थी जिसे नाराज करने में वह सक्षम नहीं था। भले ही प्रिंस युवांग उसके साथ नहीं आए थे, वास्तव में कौन नहीं जानता कि उसके पीछे प्रिंस युवांग का समर्थन है। इसके अलावा एक ही नज़र में उसके पीछे खड़े अंगरक्षक के पास असाधारण शक्ति थी। अकेले उस अंगरक्षक के आधार पर ही वह वैलियंट मार्शल मैनर के सभी लोगों को मारने के लिए काफ़ी था। बाई लियू जिंग क्रोधित और चिंतित दोनों महसूस कर रहा था, लेकिन वह केवल इस शिकायत को निगल सकता था। उसने बलपूर्वक एक मुस्कान खींची और सम्मानजनक रवैये के साथ लावण्या राठौर का अभिवादन किया। झूठी आत्मीयता। मेरी प्यारी भतीजी, तुम आखिरकार वापस आ गई। अपनी यात्रा से थकी हुई शक्ल तो देखो, तुम्हें साम्राज्य के बाहर यात्रा करते समय बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी। जल्दी अंदर आओ। क्या तुम्हारे दूसरे चाचा तुम्हारे वापस आने की खुशी में एक स्वागत भोज का आयोजन कर सकते हैं? बाई लियू जिंग को लगा कि वह अपना अधिकतम धैर्य पहले ही बाहर ला चुका है।
हालांकि लावण्या राठौर ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उस पर एक बर्फ जैसी ठंडी नज़र डाली। उस नज़र में पूरी तरह से तिरस्कार और अवमानना थी, और कोई भी बता सकता था कि वह नज़र ऐसी थी जैसे किसी नीच नौकर की ओर देखी जा रही हो। तुम। बालियू जिंग ने अपनी छाती में आक्रोश की एक और हवा भर ली। वह लगभग जोर से कोसने ही वाला था। उस महत्वपूर्ण समय पर, जब उसने इस लड़की द्वारा दिखाए गए चौंकाने वाले तरीकों और उत्कृष्ट जन्मजात प्रतिभा और उसका समर्थन करने वाले उस आदमी के बारे में सोचा, बालियू जिंग समय रहते खुद पर अंकुश लगाने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने अपने दांत पीसे, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान दिखाई दी जो उसके रोने पर भी बदतर लगती थी। ली एर, अपने दूसरे चाचा के साथ इतनी औपचारिकता मत करो। जल्दी अंदर आओ, कृपया इस तरफ। लावण्या राठौर थोड़ा सा मुड़ी और उसके होंठों के किनारे ऊपर की ओर मुड़कर एक ऐसी मुस्कान में बदल गए जो मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। दूसरे चाचा, मुझे बहुत खेद है, लेकिन द्वारपाल ने हमें बताया कि आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं और जो कोई भी आता है उसे आपको एक उपहार देना होगा। दुर्भाग्य से मैं आज जल्दी में वापस आ गई। हालांकि लावण्या राठौर मुस्कुराती हुई लग रही थी और उसका लहजा बेहद विनम्र था, लेकिन बालियू जिंग ने न केवल राहत की कोई भावना नहीं दिखाई, बल्कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं, मानो वह किसी प्रतिकूल स्थिति में फंस गया हो। उसने जल्दबाजी में उसकी बात काटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ली एर, तुम तो अपनी ही हो, किसी उपहार की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में, कष्ट मत करो। तुम्हारे दूसरे चाचा जानते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना सम्मान है और मैं इसकी बहुत कद्र करता हूँ। लावण्या राठौर हल्के से हंसी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? खाली हाथ आना। अगर यह अफवाह फैल गई तो दूसरे लोग कहेंगे कि वैलियंट मार्शल मैनर की बेटी को अपने शिष्टाचार का पता नहीं है। और मैंने पहले ही द्वारपाल को बता दिया था कि मैंने एक उपहार तैयार किया है। चाचा, कृपया इसे स्वीकार करें। हैश 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 एक अप्रत्याशित उपहार। बालियू जिंग का दिल लगातार जोर जोर से धड़क रहा था। अगर यह 1 महीने पहले की बात होती तो वह शायद मान लेता कि लावण्या राठौर ने यह सद्भावना से किया है, बट आज वह ऐसे शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था। ये लड़की कब से इतनी दयालु हो गई? वह उसे किस तरह का जन्मदिन का उपहार देगी? अगर वह सच में यहाँ जन्मदिन की बधाई देने आई थी तो क्या उन गार्डों को इतनी बुरी तरह घायल करने की कोई ज़रूरत थी? वे भारी रूप से घायल गार्ड अभी भी दर्द से कराह रहे थे, मुख्य हॉल का प्रवेश द्वार रोके हुए थे और अब तक उठने में असमर्थ थे। बालियू जिंग ने सूखी खांसी और कहा, ली एर, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रही हो। इसका जिक्र मत करो, ये तो मुझे करना ही चाहिए। लावण्या राठौर बिना किसी परवाह के हंसी। मोही, जल्दी से वह उपहार मेरे दूसरे चाचा को दे दो। वह एक समृद्ध आदमी है, उपहार चाहे जिस भी प्रकार का हो, वह उसे स्वीकार करने में सक्षम होंगे। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, सच में कोई ज़रूरत नहीं है। बालियू जिंग जानता था कि कुछ गड़बड़ है और उसने मना करते हुए अपना सिर हिलाना जारी रखा। हैश 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 सबक सिखाने का समय। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण से लावण्या राठौर ने वैलियंट मार्शल मैनर में कदम रखा था, ये देखकर कि वह अभी तक यहाँ से गया नहीं है, उसने बालियू जिंग और उसके परिवार को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला कर लिया था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। यह उन्हें ये बताने के लिए था कि उसके सामने अगर वे इस तरह के दोहरे चेहरे वाले तुच्छ खेल खेलना जारी रखते हैं तो उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। लावण्या राठौर के आदेश के तहत मोही की लचीली तलवार लहराए और रोशनी की एक लकीर बालियू जिंग की दिशा में कौंध दी। बालियू जिंग उन गार्डों से अलग था। उसकी साधना बिल्कुल भी बुरी नहीं थी और उसकी शक्ति वर्तमान में डिफेंसिव प्रोफाउंड रियलम के 9वें स्तर पर थी। साउथ यू किंगडम में उसे शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माना जाता था। जैसे ही उसने तलवार की चमक को आते देखा, उसने हमले को रोकने के लिए स्वाभाविक रूप से अपनी कमर पर लटकी तलवार को निकाल लिया। हालांकि मोही की गति बेहद तेज थी, उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा तेज। हैश 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 चेहरे पर एक खौफनाक घाव। बालियू जिंग की उंगलियों ने अभी तक तलवार की मूठ को छुआ भी नहीं था कि लचीली तलवार उसके चेहरे पर जोर से टकरा गई। तलवार द्वारा ऊपर से नीचे तक खींचे गए एक गहरे घाव ने उसके चेहरे को हड्डियों तक गहरा चीर दिया था, जिससे उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा हुआ लगने लगा। इसके बाद मोही की कलाई के एक झटके के साथ बालियू जिंग के चेहरे पर तीसरा वार किया गया। बालियू जिंग का चेहरा पहले ही एक शत विक्षत आकार में बदल चुका था, क्योंकि उसका मांस फट गया था और खून बाहर की ओर फव्वारे की तरह निकल रहा था। उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। चारों ओर से तीखी चीखें उठने लगीं। दर्द से बालियू जिंग का पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसकी आंखें खून की धुंध में ढकी हुई थीं और वह स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था कि उसके सामने क्या हो रहा है। वह केवल एक धुंधली आकृति को धीरे धीरे अपने करीब आते हुए देख पा रहा था। इसके बाद उसके सिर के ठीक ऊपर से लावण्या राठौर की आवाज़ आई, दूसरे चाचा, आपकी भतीजी ने जो ये बहुत बड़ा उपहार दिया है, क्या आपको ये पसंद आया? अगर आपको लगता है कि यह काफ़ी नहीं है तो मैं आपको 2 गुना वापस कर सकती हूँ।
बायलियू जिंग का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और वह जमीन पर एक गेंद की तरह सिकुड़कर कांप रहा था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लावण्या राठौर यह विचार नहीं करेगी कि वे खून के रिश्तेदार हैं और बेरहमी से उस पर हमला कर देगी। वह पूरी तरह से शातिर थी और उसने उसे पीछे हटने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि वह बायलियू फैंग की बेटी थी और तौर तरीकों में वह अपने पिता के समान थी, लेकिन चरित्र के मामले में वे पूरी तरह से अलग थे। बायलियू फैंग एक सज्जन व्यक्ति थे, उदार और बड़े दिल वाले। अपने भाई बायलियू जिंग के प्रति भले ही वह उस पर बहुत अधिक मेहरबान नहीं थे, लेकिन उनका प्यार और सुरक्षा उसके लिए काफ़ी थी। बायलियू जिंग चाहे जो भी गलती करे, जब तक वह ईमानदारी से दया की भीख मांगता, बायलियू फैंग उसे जाने देते थे। दया की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि लावण्या राठौर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने दिल की गहराई से उसने कभी उसे अपना रिश्तेदार माना ही नहीं था। बायलियू जिंग ने असली बाई रूली के साथ जो किया था, उसके आधार पर वह कम से कम 1000 बार मरने लायक था। लेकिन लावण्या राठौर उसके जैसे कचरे के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। जब लावण्या राठौर ने बायलियू जिंग का जवाब नहीं सुना तो उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। लगता है दूसरे चाचा अपने इस उपहार से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत हल्का है और बहुत कम चून की ऐसी बात है, मोई। बायलियू जिंग लगभग बेहोश हो गया और उसने जल्दी से उत्तर दिया, संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लावण्या राठौर खिलखिला कर हंसी, दूसरे चाचा का शौक सच में अकल्पनीय है। इस हद तक पीटे जाने के बाद भी आप इतने खुश और संतुष्ट हैं। मुझे मत बताना कि आपका कोई ऐसा शौक है जिसे उजागर नहीं किया जा सकता। बायलियू जिंग का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। ये स्पष्ट रूप से लावण्या राठौर थी जिसने उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था, लेकिन इस लड़की ने इसे ऐसा बना दिया जैसे कि यह उसका कोई विशेष शौक हो। उसने पहले भी पापी और दोहरे चेहरे वाले लोग देखे थे, लेकिन वह पहले कभी ऐसे पापी और दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति से नहीं मिला था, और वह विरोध करने में असमर्थ था। मार्क्विस की पत्नी का प्रवेश। ठीक इसी क्षण गलियारे से अव्यवस्थित कदमों की आहट सुनाई दी। एक आकृति पिछवाड़े से दौड़ती हुई आई और बायलियू जिंग को इतनी भयानक स्थिति में देखकर वह व्यक्ति तुरंत दौड़कर आया और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, मार्क्विस, आप कैसे हैं? आपको क्या हुआ? जल्दी उठिए, आपको इस हालत में किसने पहुंचाया? वह व्यक्ति मार्क्विस की पत्नी थी। लावण्या राठौर को बगल में खड़ा देखकर मार्क्विस की पत्नी तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और उसे बेरहमी से घूरते हुए जोर से डांटना शुरू कर दिया। बाई रूली, तू कुलटा, ये सब तेरा ही किया धरा है ना? तू फिर से हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने क्यों आ गई? तूने पहले ही मेरी बेटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब तू अपने दूसरे चाचा को नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया में कहीं भी ऐसी कुलटा कहाँ मिलेगी जिसे पारिवारिक रिश्तों की कोई परवाह न हो। बिल्कुल सही, तेरी माँ किसी अनजान देश की एक जंगली औरत थी और जन्म देने के बाद वह किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह तेरे जैसी एहसान फरामोश चीज को जन्म दे सकी। खून का बदला खून। शुरुआत में लावण्या राठौर को इन बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब उसने इस शरीर की जैविक मां पर फेंके गए अपमान को सुना तो उसकी आंखों में हत्या की चमक दौड़ गई। उसने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। लगता है मैंने केवल दूसरे चाचा को ही उपहार दिया था और दूसरी चाची को न देने से आपको नाराजगी हुई है। ये सही है, आपकी इस भतीजी को कोई शिष्टाचार नहीं आता, तो ये रहा जो मैं आप पर उधार थी। मोई ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और तुरंत उसका मतलब समझ गया। उसकी लचीली तलवार एक बार फिर से चमकी और पिछली हरकत की नकल करते हुए उसने उसके चेहरे पर कई गहरे घाव बना दिए। लेकिन इसके बाद अगला वार मार्क्विस की पत्नी के मुंह पर था। इस वार से उसके होंठ बुरी तरह से फट गए। मार्क्विस की पत्नी की गालियां अचानक बंद हो गईं और उसके मुंह से खून जमा देने वाली चीख निकल पड़ी। लेकिन उसके मुंह पर घाव होने के कारण वह पूरी तरह से चीखने में असमर्थ थी और केवल अपने गले से बड़बड़ाहट जैसी डरावनी आवाज़ें निकाल पा रही थी। मार्क्विस की पत्नी ने आंखें फाड़कर उसे घूरा और उसे गालियां देना जारी रखना चाहती थी, लेकिन वह एक पूरा वाक्य भी बोलने में सक्षम नहीं थी। लावण्या राठौर पास आए और जमीन पर पड़े जोड़े को ठंडी नजरों से देखा। जब मैंने साउथ यू किंगडम छोड़ा था तो मैंने पहले ही आपको मेरे पिता के वैलियंट मार्शल मैनर से दफा हो जाने के लिए कहा था। स्पष्ट रूप से आपने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया। न केवल आपने मेरे निवास पर कब्जा किया, बल्कि आपने प्रिंस युवान के नाम का उपयोग करने और यहाँ भोज आयोजित करने का साहस भी किया। क्या ऐसा था आपको लगा कि मैंने साउथ यू किंगडम छोड़ दिया है और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? या ऐसा था कि अगर मैं वापस आ भी गई तो मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? बायलियू जिंग लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन जब उसने लावण्या राठौर की स्पष्ट आवाज़ सुनी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सदमे से उसे होश आ गया। क्योंकि लावण्या राठौर ने जो कहा ठीक वही उसके दिमाग में चल रहा था।
# एक झूठी उम्मीद और फैली हुई अफवाहें। इस बात के कई गवाह थे कि लावण्या राठौर ली मोइन के साथ देश छोड़कर गई थी। चूंकि ली मोइन की साधना सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया था कि उसे एक प्रतिष्ठित संप्रदाय में स्वीकार कर लिया गया था और इस बार उसका प्रस्थान अपनी अविवाहित मंगेतर को संप्रदाय में वापस लाने के लिए था। और शायद एक बार जब वे चले गए तो वे वापस नहीं लौटेंगे। बाइलियू जिंग शुरुआत में लावण्या राठौर से डरा हुआ था और इस डर से कि लावण्या राठौर वापस आएगी और उससे पूछताछ करेगी, उसने घर बदलने के लिए समय निकाल लिया था। हालांकि यह अफवाह शहर में धीरे धीरे फैल रही थी और जब उसने इसे सुना तो उसे लगा कि यह बिल्कुल सही है। प्रिंस यू वांग की साधना बहुत उच्च थी, इसलिए वह शायद साउथ यू किंगडम जैसे छोटे से देश में सम्राट के पद की परवाह नहीं करेगा। चूंकि वह लावण्या राठौर को अपने संप्रदाय में वापस ले गया था और लावण्या राठौर जैसी जनजात छठी श्रेणी की प्रतिभा के साथ, शायद उसे भी संप्रदाय में स्वीकार कर लिया जाएगा और संभवतः वह यहाँ वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा ही था तो उसे किस बात का डर था? # ख्याली पुलाव और झूठा अभिमान। चूंकि लावण्या राठौर बदला लेने के लिए वापस नहीं आने वाली थी, तो प्रिंस यू वांग से उसकी शादी आखिरकार कोई बुरी बात नहीं होगी। यह एक शुभ घटना में बदल गई थी। आप इसे जैसे भी देखें, लावण्या राठौर वैलियंट मार्शल मैनर की बेटी थी। उन बाहरी लोगों के लिए जो सच्चाई नहीं जानते थे, भले ही वह बाइलियू जिंग के करीब नहीं थी, वह वास्तव में अभी भी उसकी सगी भतीजी थी। यही कारण था कि बाइलियू जिंग साउथ यू किंगडम में अपनी स्थिति फिर से स्थापित करने के लिए इस रिश्ते का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि उसकी बेटी को क्राउन प्रिंसेस नहीं बनाया गया था और वास्तव में उसे पद से हटा दिया गया था, फिर भी उसकी एक भतीजी थी जिसकी शादी एक अद्वितीय विशेषज्ञ से हुई थी और वह भतीजी एक छठी श्रेणी की प्रतिभा थी। इस रिश्ते के साथ पूरे साउथ यू किंगडम में उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कौन करेगा? यहाँ तक कि अगर वह सम्राट भी होता तो भी उसे शिष्टाचार दिखाना ही पड़ता। जब उसने ये सोचा तो बाइलियू जिंग अब घबराया हुआ नहीं था। वास्तव में वह और भी अधिक अभिमानी और निरंकुश हो गया। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि बहुत से लोग प्रिंस यू वांग से परिचित होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वतः ही उसके साथ संबंध होने का दावा किया। इस तरह इसने बाइलियू जिंग को यह भ्रम होने दिया कि जैसे वह प्रिंस यू वांग का ससुर हो। # सपनों का महल और हकीकत का झटका। आज के जन्मदिन के लिए उसने 100 मेज़ों वाले भोज की मेजबानी भी की थी। पूरे साम्राज्य के सभी सम्मानित और शक्तिशाली परिवार उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए वस्तुतः उपस्थित थे। यहाँ तक कि लियू यी के दादा, चौथे दर्जे के दायरे के एक ड्यूक भी व्यक्तिगत रूप से आए थे और एक बड़ा उपहार तैयार किया था। इससे बाइलियू जिंग को बहुत अधिक ग्लैमर मिला था क्योंकि वह 7वें आसमान पर उड़ रहा था। हालांकि ठीक उसी क्षण जब बाइलियू जिंग सबसे अधिक खुश था, लावण्या राठौर अचानक वापस आ गई। और वापस आते ही उसने बेरोक-टोक हमला कर दिया। न केवल उसने उसके सभी गार्डों को ठिकाने लगा दिया, यहाँ तक कि बाइलियू जिंग और मार्क्विस की पत्नी को भी नहीं बख्शा गया। उन सभी को फूलों जैसे खून से सने चेहरों का उपहार दिया गया था। बाइलियू जिंग पूरी तरह से निराश होकर जमीन पर पड़ा था। जिस क्षण उसने लावण्या राठौर को देखा, उसे पहले ही पता चल गया था कि आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। लेकिन भले ही वह अपने दिल में यह बात पहले से जानता था, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लावण्या राठौर उसकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर होगी। जैसे ही उसने तीव्र दर्द सहा, उसका मुंह माफी मांगने के लिए बुदबुदा रहा था। बाइरूली, मैं गलत हूँ। मुझे तुम्हारे आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी और वैलियंट मार्शल मैनर पर कब्जा जारी नहीं रखना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ और मैं तुरंत बाहर चला जाऊँगा अभी। कृपया हमें छोड़ दो। बाइलियू जिंग लावण्या राठौर के सामने घुटने टेकना और सिर झुकाना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पर अत्यधिक दर्द के कारण वह उठने में असमर्थ था। # सज़ा का ऐलान। लावण्या राठौर ने ठंडेपन से उपहास किया, तुम्हें अभी पता चला कि तुम गलत हो। बहुत देर हो चुकी है। चूंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें खुद से जाने का अवसर नहीं दूंगी। मोही, मार्क्विस और मार्क्विस की पत्नी के कपड़े उतारने और उन्हें बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। वैलियंट मार्शल मैनर की सभी संपत्तियों में से उन्हें एक भी चीज़ हटाने की अनुमति नहीं है। बाकी सभी नौकरों को भगा दो। यदि तुम इसे समय पर नहीं कर पा रहे हो तो कैवेई और बाकी लोगों को ये करने के लिए बुला लो। मोई ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और हाँ में उत्तर देते हुए उस जोड़े की ओर चल पड़ा। मार्क्विस की पत्नी चिल्लाने लगी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी मेरे कपड़े उतारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं मार्क्विस की पत्नी हूँ, प्रथम श्रेणी के खिताब वाली मार्क्विस की पत्नी। तुम्हारी मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ, मुझसे दूर रहो। फिर भी मोई उसकी बातों से अविचलित रहा और लचीली तलवार के वार के तहत उन दोनों के कपड़े फटकर पट्टियों में बदल गए। इसके बाद उसने उन्हें उनके बालों से खींचा और तब तक हिलाया जब तक कि पट्टियां उनके शरीर से गिर न गईं और उन्हें दीवार के बाहर फेंक दिया। # सड़क पर सार्वजनिक अपमान।
मैनर के प्रवेश द्वार पर कई लोग ऐसे थे जो यहाँ अपनी बधाई देने आए थे और अभी तक गए नहीं थे। भले ही इतनी अचानक स्थिति पैदा हो गई थी और भोज का विफल होना निश्चित था, लेकिन ये लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उनके सामने क्या हो रहा है और वे जाने को तैयार नहीं थे। वास्तव में रुकने का विकल्प चुनकर वे ऐसा रोमांचक दृश्य देखने में सक्षम हुए। जब मैनर के प्रवेश द्वार पर दो नग्न आकृतियां दिखाई दी तो हर कोई आंखें फाड़कर देखने लगा और उन्हें घेर लिया। एक ही नज़र में उनकी आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। वाह, क्या ये बहुत रोमांचक नहीं है? दिन के उजाले में कोई नग्न होकर भागने के लिए बाहर आया है। क्या ये बहुत अभद्र नहीं है? और तो और ये दो विकृत लोग हैं। उनके चेहरे बहुत डरावने हैं, ये खून से सने हैं। ये लोग कौन हैं? क्या तुमने नहीं सुना कि मैनर में क्या हुआ? ये मार्क्विस और मार्क्विस की पत्नी है, उन्हें बाई परिवार की तीसरी मिस ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, क्या हुआ? क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि वे बहुत बेशर्म हैं? उन्होंने बाई लियू फैंग की संपत्ति और संपत्तियों को हड़प लिया और यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी प्रताड़ित किया। अब जब तीसरी मिस अपनी संपत्ति वापस लेने आई है तो वे अभी भी वहाँ रहने की जिद कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें बाहर फेंका जा रहा है। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तस्क, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्क्विस ऐसा कुछ करेंगे। वह बस बहुत ही बेशर्म हैं। नग्न अवस्था में लोगों से घिरे होने के कारण वे पहले ही शब्दों से परे शर्मिंदा हो चुके थे। वे चाहते थे कि ज़मीन में एक छेद कर दें और उसमें छिप जाएं। और अब आसपास के दर्शकों ने तिरस्कार के शब्दों के साथ आग में घी डालने का काम किया था। इससे जोड़े ने कामना की कि वे बस मौके पर ही मर सकें। # क्रोध की एक नई लहर। इस बीच मैनर में मोई ने तुरंत भीतरी आंगन की तलाशी ली और जल्दी से कैवेई और अन्य नौकरों को ढूंढ लिया जो मूल रूप से लावण्या राठौर की सेवा में थे। वे सभी बाई लियू जिंग द्वारा जलाऊ लकड़ी की झोपड़ी में बंद थे। उसने उन्हें भूखा भी रखा था क्योंकि वे सभी भूख से इतने तड़प रहे थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनमें से कुछ पर कोड़े मारे जाने के निशान भी थे। लावण्या राठौर का चेहरा तुरंत बदल गया। बाई लियू जिंग को सच में लगता है कि मैं मर गई हूँ। उसने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि उसे बाहर फेंकना उसके लिए बहुत आसान सज़ा थी। लावण्या राठौर अभी अपना गुस्सा निकालने ही वाली थी कि उसने मुई को पिछवाड़े से किसी को खींचकर बाहर लाते हुए देखा। उसने उस आकृति को घूरा और अपनी बाहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। वह व्यक्ति कोई और नहीं उसकी दूसरी बहन बाई रुओ क्यूई थी। एकमात्र अंतर यह था कि बाई रुओ क्यूई अतीत में प्रदर्शित अपनी बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता से बिल्कुल अलग दिख रही थी। # एक बदसूरत और हताश रूप। उसका वर्तमान चेहरा ऊबड़ खाबड़ घावों से भरा हुआ था जिसने उसे चेचक के दाग वाले चेहरे से भी ज़्यादा बदसूरत बना दिया था। ये सभी घाव उन बर्फीले कांटों के कारण थे जो उस मनहूस दिन लावण्या राठौर द्वारा उसके चेहरे पर लगाए गए थे। इसके अलावा उसके कदमों में हल्का सा लंगड़ापन था। ये स्पष्ट था कि उसकी आंतरिक और बाहरी चोटें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। इस बात की बहुत कम संभावना थी कि उसकी कोई भी साधना बची हो। लावण्या राठौर कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी और वह उसकी किसी भी प्रोफाउंड एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रही थी। लावण्या राठौर को अपने सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों में छिपे हुए द्वेष की एक चमक कौंध गई। क्योंकि उसके बदसूरत और अस्त व्यस्त रूप की तुलना में लावण्या राठौर उससे कहीं बेहतर दिख रही थी। भले ही उसने पूरी यात्रा में जल्दबाजी की थी और लावण्या राठौर धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसका संयम बेहद अच्छा और उच्च उत्साह वाला लग रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। चेरी ब्लॉसम की तरह खिलने वाले उसके आकर्षक लाल होंठ मोहक थे जो पूरी तरह से प्यार में डूबी एक युवा महिला की तरह दिख रहे थे। जाहिर है जिस आदमी ने उसे ऐसा बना दिया था वह सौम्य और शक्तिशाली प्रिंस युवांग था। # ईर्ष्या और नफरत की आग। बाई रुओ क्यूई ने लगभग अपने चांदी के दांतों को टुकड़ों में चबा लिया। वह स्वर्गीय प्रिंस युवांग इस छोटी लड़की में क्या देख सकता है? उसकुलता लावण्या राठौर ने हर चीज का फायदा उठाया था। वह न केवल अचानक साधना करने में सक्षम हो गई थी, बल्कि वह छठी श्रेणी की प्रतिभा बन गई और प्रिंस युवांग की नज़र में आ गई और उसके साथ हो गई। इतना शक्तिशाली और सुंदर आदमी उसकी बाई रुओ क्यूई का होना चाहिए था और फिर भी उस लड़की ने वास्तव में उसे छीन लिया। बाई रुओ क्यूई ईर्ष्या और जलन दोनों से भरी थी। अगर वह कर सकती तो वह दौड़कर वहीं मौके पर लावण्या राठौर का गला घोंट देती। लेकिन वह साउथ यू किंगडम की भूमिगत जेल में 10 दिनों से अधिक समय तक रही थी। ये केवल ली जुएर के साम्राज्य में लौटने पर था कि उसे घर लौटने की अनुमति दी गई। उस छोटे से कार्यकाल के अनुभव ने धीरे धीरे उसके अहंकार को खत्म कर दिया था और उसे उस वास्तविकता का एहसास कराया था जो घट रही थी। # सज़ा और अपमान। जब मुई ने उसे पहले बाहर घसीटा था तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और वह बिल्कुल एक प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ था। बाई रुओ क्यूई जानती थी कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उसने लावण्या राठौर को घूरने के लिए केवल ईर्ष्यापूर्ण आंखों की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया।
भले ही लावण्या राठौर को इस तरह से घूरा गया, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बेशक वह जानती थी कि बाई रुओ क्यूई उससे नफरत करती है, लेकिन तो क्या। उसे यह एहसास पसंद था कि लोग उसे दिल की गहराई तक नफरत करते थे, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लावण्या राठौर ने उस पर एक नज़र डालने की भी जहमत नहीं उठाई और बस अपना हाथ हिलाया। ओह, यह मेरी दूसरी बहन है। चूंकि उसके माता पिता को पहले ही नग्न होकर दौड़ने के लिए बाहर खदेड़ दिया गया है, इसलिए उसका यहाँ पूरी तरह से कपड़े पहने हुए खड़ा होना वास्तव में सही नहीं लगता। उसे भी नंगे दौड़ने के लिए बाहर फेंक दो। मोई ने सिर हिलाया और कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा। बाइरुओ क्यूई ने उससे इस तरह के आदेश की उम्मीद नहीं की थी और वह तेज़ आवाज़ में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बाइरुली, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो, इतने बुरे तरीके का इस्तेमाल कर रही हो। अगर प्रिंस युवान को तुम्हारे इन घटिया तरीकों के बारे में पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से तुम्हें ठुकरा देंगे। तुम्हारी सारी मासूमियत सिर्फ एक दिखावा है, मुझे इसके बारे में प्रिंस युवान को बताना ही होगा। लावण्या राठौर ने अपनी भौहें चढ़ाईं और उसकी बकवास की परवाह नहीं की, बल्कि केवल मोही को याद दिलाया। ओह हाँ, मैं भूल गई, चूंकि मैं अभी एक यात्रा से वापस आई हूँ, तो मैं अपनी दूसरी बहन को कोई उपहार कैसे नहीं दे सकती। मोही, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। इस क्षण मोही के दिल में लावण्या राठौर के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया था। शातिरपन के चरम पर पहुंचने में उसने उनके मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। इस वैलियंट मार्शल मैनर के पूरे परिवार ने उसे परेशान करने का दुस्साहस किया था, इसलिए अपनी कब्र खुद खोदना उनके अपने ही कर्मों का नतीजा था। उसने अपनी गलती मानने के लिए जल्दी से अपना सिर झुकाया। हाँ, यह आपके अधीनस्थ की लापरवाही है। आपका अधीनस्थ इसी क्षण दूसरी मिस के लिए उपहार तैयार करेगा। लावण्या राठौर ने बस सिर हिलाया और हम में उत्तर दिया। मोई ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बाई रुओ क्यूई चीखते हुए बेहोश हो गई। मोई को नहीं पता था कि महिलाओं के प्रति कोमल और सुरक्षात्मक भावनाएं दिखाने का क्या मतलब होता है। उसने उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया और उसे अहाते से बाहर फेंक दिया। # सड़क पर एक नया तमाशा। अहाते के बाहर आसपास की भीड़ ने आश्चर्य में वाह कहा और खुशी खुशी नई नग्न दावेदार को घेर लिया। एक नज़र में ये वास्तव में कुछ अविश्वसनीय था। इस बार जो गिरी थी वह बाई परिवार की पूरी तरह से नग्न दूसरी मिस थी। भीड़ पल भर में ही उत्तेजित हो गई। इससे पहले जिन दो लोगों को बाहर फेंका गया था वे बूढ़े जोड़े बाई लियू जिंग और मार्क्विस की पत्नी थे। आखिरकार वे उम्र में बड़े थे और अपना सुडौल शरीर खो चुके थे, इसलिए भले ही उनके कपड़े उतार दिए गए थे, लेकिन वहां देखने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि बाई रुओ क्यूई अलग थी। भले ही उसका चेहरा विकृत हो गया था, लेकिन उसका फिगर बुरा नहीं था। बड़े वक्ष, लंबी पतली टांगें, बहुत कम लोगों को ही ऐसी खूबसूरत महिला देखने का मौका मिलता था। और तो और, भले ही उसका फिगर सुडौल न हो, जब सभी ने सोचा कि कैसे यह महिला लगभग क्राउन प्रिंसेस बन गई थी, तो उन्हें लगा कि उन्हें उसे कुछ और बार घूरना चाहिए, और अगर वे उसे छू सके तो और भी बेहतर होगा। बाई रुओ क्यूई ने आसपास की भूखी नज़रों को नोटिस किया। जैसे ही उसकी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग मौके पर ही बेहोश हो गई। # बदले की नई साजिश। सौभाग्य से कुछ नौकर थे जो मैनर से भाग गए थे। उन्होंने आसपास के दर्शकों को भगा दिया और इन तीनों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद की। बाई रुओ क्यूई ने एक नौकर का हाथ पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, तुम महल में जाने में मेरी मदद करो और आज जो कुछ भी हुआ वह सब सातवीं राजकुमारी को बताओ। उसे बताओ वह कुल्टा बाई रुली वापस आ गई है, उसे मेरे लिए बदला लेने दो। नौकर ने घबराहट में इसे स्वीकार किया और जल्दी से महल की दिशा में भाग गया। बाई रुओ क्यूई ने एक बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान दी। उसके विकृत चेहरे पर आई यह मुस्कान, जो अभी भी खून से सनी थी, विशेष रूप से भयावह और डरावनी लग रही थी। हे, क्या इस कुल्टा को लगा कि चूंकि वह प्रिंस युवान को गले लगा रही थी तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुर्भाग्य से प्रिंस युवांग इस बार उसके साथ वापस नहीं आए। जहां तक उसे पता था, हो सकता है कि उसने पहले ही इस छोटी सी कुल्टा को छोड़ दिया हो। उसने केवल उनके परिवार के सामने अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत की थी। सातवीं राजकुमारी एक मूल्यवान शिष्या और चौथे रैंक की आर्मामेंट मास्टर थी। उसके पास इस छोटी सी कुल्टा पर अंकुश लगाने के तरीके होने चाहिए। # नई जिम्मेदारियां और एक बड़ा लक्ष्य। वैलियंट मार्शल मैनर के अहाते में। लावण्या राठौर को नहीं पता था कि बाई रुओ क्यूई क्या सोच रही थी, लेकिन अगर वह जानती भी तो वह केवल ठंडेपन से उपहास करती। उसने काइवेई को वैलियंट मार्शल मैनर की मुख्य हाउसकीपर नियुक्त किया और वह मैनर के वित्त का हिसाब रखने, सभी नौकरों के लिए जिम्मेदारियां तय करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और उसने खुद को बाकी मामलों से वापस ले लिया। अब उसे जो करना था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था और वह एक सेकंड के लिए भी देरी नहीं कर सकती थी। वह था अपनी शक्ति के स्तर को तोड़ना। उसके लिए इस बार डार्क मून फॉरेस्ट में प्रवेश करने का सबसे बड़ा लाभ 9 फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे चरण की साधना करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना था।
जिसमें अत्यंत दुर्लभ 7वीं श्रेणी का मैजिकल बीस्ट कोर शामिल था, जो अब उसके हाथों में था। इसके साथ वह अब दूसरी बार सफलता की तैयारी कर सकती है। जिन सभी लोगों से वह प्यार करती थी, उनकी रक्षा करने के लिए उसे निश्चित रूप से पर्याप्त शक्ति प्राप्त करनी चाहिए और किसी के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। सफलता उसकी आंखों के ठीक सामने थी। लावण्या राठौर को सुरक्षित वापस लौटते देख कैवेई की आंखों में आंसू थे। उसके पेट में शिकायतें भरी हुई थी जिन्हें वह बाहर निकालना चाहती थी। हालांकि लावण्या राठौर के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं था और वह जल्दी में बंद दरवाजे की साधना में जाने वाली थी। उसने मुई को बुलाया और बार बार आग्रह किया, भाई मुई, मैं अब साधना के लिए अंदर जा रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें लगभग आधा महीना लगेगा। यदि आपको जल्दी नहीं है तो क्या मैं आपको मैनर के आसपास की चीज़ों पर नज़र रखने के लिए परेशान कर सकती हूँ। इसके अतिरिक्त मेरी सेविका कैवेई और मैनर के गार्डों में कुछ जन्मजात क्षमता है। यदि आप उन्हें कुछ मार्गदर्शन दे सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। मोई ने स्वाभाविक रूप से कार्यों को स्वीकार कर लिया। यह आपके अधीनस्थ के कार्यक्षेत्र के भीतर है। तीसरी मिस, कृपया चिंता न करें। लावण्या राठौर द्वारा सभी मामलों को निपटाने के बाद उसने अध्ययन कक्ष के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा स्थापित किया और खुद को अंदर बंद कर लिया। वह अपनी सफलता की तैयारी कर रही थी। इस बार की सफलता पिछली बार के समान ही थी। ज़्यादातर जड़ी बूटियों को बाथटब में उबालने की ज़रूरत थी और औषधीय स्नान के माध्यम से फ्लेम स्पिरिट फिजिक की जन्मजात क्षमता को बाहर निकालने के लिए अग्नि गुण ऊर्जा को अवशोषित करना था। एकमात्र अंतर लावण्या राठौर के पास मौजूद दर्जनों 5वीं से 7वीं श्रेणी के अग्नि गुण वाले मैजिकल बीस्ट कोर थे। मैजिकल बीस्ट कोर में संग्रहित ऊर्जा को औषधीय स्नान के माध्यम से अवशोषित नहीं किया जा सकता था। वह केवल उसी तरह से पालन कर सकती थी जैसे सामान्य साधक करते थे, अपनी क्यूई को चलाना, मैजिकल बीस्ट कोर को कुचलना और भीतर से प्रोफाउंड एनर्जी निकालना। लावण्या राठौर ने जड़ी बूटियों को बाथटब में रखा और खाली जगह से लिटिल फीनिक्स को बुलाया। वानकाई का आगमन बहुत ही ग्लैमरस था। वह न केवल अपनी पसंदीदा ड्रमस्टिक चिकन लेग पीस साथ लाया था, बल्कि जब वह दिखाई दिया तो वह एक छोटे से गिद्ध के सिर पर बैठा था। भले ही वह छोटा गिद्ध आकार में कई गुना बड़ा था, लेकिन लिटिल फीनिक्स की शक्ति के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। क्योंकि लिटिल फीनिक्स का रक्त बहुत अधिक शक्तिशाली था, ये 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर से कई स्तर ऊपर था। लावण्या राठौर ने लिटिल फीनिक्स को छोटे गिद्ध के सिर पर आराम से बैठे देखा, जैसे कि वह एक गुप्त निरीक्षण पर निकला कोई छोटा सम्राट हो, और वह पल भर के लिए निशब्द हो गई। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसने आवाज़ दी, वानकाई, तुम हाल ही में बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? चीर्प चीर्प, लिटिल फीनिक्स खुशी से चिल्लाया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह गिद्ध के सिर से नीचे उड़ाया और जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसने एक प्यारे छोटे लड़के का रूप ले लिया। लड़के की नज़र जमीन पर रखे विशाल बाथटब पर पड़ी। फीमेल डेविल, तुम फिर से सफलता हासिल करने वाली हो। लावण्या राठौर ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। सही है, जल्दी से आग जलाने में मदद करो। इस बार दूसरे चरण में सफलता पाने के लिए मुझे पहले से भी अधिक शक्तिशाली ज्वाला की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हें ज़रूरत पड़ने पर और आग जोड़ने के लिए मेरे पास ही रहना होगा। ओह, ऐसा है? हालांकि लड़के ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। लावण्या राठौर पहले मुड़ गई थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि छोटे लड़के की नज़र उस पर टिकी थी, इसलिए वह वापस उसकी ओर मुड़ गई। तुम क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, छोटे लड़के ने मासूम भाव बनाए रखा। वे बड़ी स्वप्निल आंखें अचानक चमक उठीं और एक प्यारा रूप देने लगीं। हालांकि लावण्या राठौर उससे झांसे में नहीं आए और जैसे ही उसने हल्की खांसी खाई, उसने चेतावनी दी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। छोटे बच्चों के लिए झूठ बोलना सही नहीं है और मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हें अपने प्यार भरे तरीके से शिक्षित नहीं करूंगी। क्या तुम फिर से घरेलू हिंसा कर रही हो? छोटा लड़का अचानक उछल पड़ा और सहज रूप से अपने पिछले हिस्से को ढांक लिया। जैसे ही वह कुछ कदम पीछे हटा और छोटे गिद्ध के पीछे छिप गया। छोटा गिद्ध ये समझने में विफल रहा और उसने अपना सिर घुमाया क्योंकि उसके सिर के बाल लंबवत खड़े हो गए थे। लावण्या राठौर ने एक चालाक मुस्कान दी और कहा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? दोषी महसूस कर रहे हो? यदि तुम्हारे दिमाग में कोई बुरे विचार नहीं थे तो तुम मेरे द्वारा तुम्हारे नितंबों पर मारे जाने से क्यों डरते? हालांकि वह शाही रक्त वाला एक शक्तिशाली दिव्य जीव विशाल फीनिक्स था, लेकिन ये फीमेल डेविल बहुत ही डरावनी थी, इसलिए उसे थोड़ा झुकना ही पड़ा। बेशक उसे ये भी लगा कि उसे एक दिव्य जीव के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वह इस महिला से डरता था। लिटिल फीनिक्स अपने नाखूनों को काटते हुए खुद को सांत्वना देने और अपना साहस बढ़ाने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। जब लावण्या राठौर ने उसकी यह सोच भांप ली तो वह पहले तो हैरान हुई, लेकिन तुरंत ही संभल गई। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो हंसी और झुंझलाहट के बीच का था।
ये छोटा सा राक्षस शायद पिछली बार उसे उसकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करने के लिए कैद किए जाने की बात अभी तक नहीं भूला था, और इस बार वह ये योजना बना रहा था कि जब वह औषधीय स्नान में साधना कर रही हो तो वह उसके निजी पलों में ताक झांक करेगा। सोचते हुए वह एक तीर की तरह लिटिल फीनिक्स के सामने पहुंची और उसे ऊपर उठा लिया। लिटिल फीनिक्स ने पहले छोटे गिद्ध के पंखों के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन चूंकि गिद्ध भी लावण्या का ही पालतू जानवर था, इसलिए लावण्या की एक नज़र पड़ते ही वह डर के मारे पीछे हट गया। अब लिटिल फीनिक्स के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह लावण्या की पकड़ में था। उसके छोटे पैर हवा में लटक रहे थे और वह संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तुम एक कीमती फीनिक्स को इस तरह उठाने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? मैं अभी आग का गोला उगलकर तुम्हें धुएं में उड़ा दूंगा। हम्फ हम्फ। लावण्या राठौर ने उपहास किया, ठीक से सीखने के बजाय तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारे पंख अभी ठीक से उगे भी नहीं हैं और तुम अपनी मालकिन के साथ ही चालाकी करने की सोच रहे हो। रुको और देखो कि मैं तुम्हें कैसे दंडित करती हूँ। # एक कठिन जीवन का विलाप। बेचारा लिटिल लड़का अब पूरी तरह से सबक सीख चुका था और ज़मीन पर इस तरह पड़ा था जैसे उसके आंसुओं का झरना बह रहा हो। बूहू, मैं अब जी नहीं सकता। इतनी कम उम्र में मैंने अपने माता पिता को खो दिया, मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी बहन मुझे प्यार नहीं करती, और मैं इस परवर्तित मालकिन के हाथों में पड़ गया हूँ जो घरेलू हिंसा की शौकीन है। स्वर्ग में मेरे जैसा बच्चा कहाँ मिलेगा जो इतने कठिन जीवन में पैदा हुआ हो? ये पूरी तरह से अतार्किक है। लावण्या राठौर के मुंह का कोना फड़कने लगा। इस दुष्ट बच्चे को समझाना कितना मुश्किल था। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अगली बार अगर तुमने अपनी बहन को नहाते हुए देखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ली मोइन के हवाले कर दूंगी। क्या तुम मुझे उसे सौंप दोगी? लिटिल फीनिक्स का चेहरा डर के मारे हरा पड़ गया। काका क्यों? ओह, तुमने उसकी मंगेतर को नहाते हुए ताक झांक की। एक पुरुष के रूप में वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगी ताकि वह तुम्हें ठीक से सिखा सके। आखिरकार लावण्या राठौर जैसी शालीन महिला अपने मंगेतर को धोखा देने की अनुमति कैसे दे सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही कहा? लिटिल फीनिक्स अब पूरी तरह से कांप रहा था और एक गेंद की तरह सिमट गया था। ननन मत बताना उस इंसान को, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ठीक है? इतना कहने के बाद लिटिल फीनिक्स ने अपने गाल फुलाए और पूरी ताकत लगाकर हवा का एक बड़ा झोंका अंदर खींचा और बाथटब के नीचे जोर से फूंक मारी। एक भीषण आग जल उठी और पूरा कमरा झुलसा देने वाली गर्मी से भर गया। अगर लावण्या राठौर ने सुरक्षा के लिए पहले से ही एक घेरा न बनाया होता तो शायद ये छोटी सी इमारत इतने उच्च तापमान के कारण पहले ही काली राख में बदल गई होती। इस बात की खुशी महसूस करने के बजाय कि यह छोटा लड़का अचानक उसके आदेशों का पालन कर रहा है, वह उदास महसूस कर रही थी। यह एक भूत देखने जैसा था। लिमोइंग में ऐसा क्या अच्छा था कि उसका अपना आध्यात्मिक पालतू जानवर भी उस आदमी का पक्ष ले रहा था? वान काई उससे नहीं डरता था, लेकिन वह लिमोइंग से डरता था। लावण्या राठौर ने अपना होंठ सिकोड़ा और लिटिल फीनिक्स पर एक नज़र डाली। उसने अपने कपड़े उतारे और बाथटब में उतर गई। उबलता हुआ गर्म पानी तुरंत उसकी त्वचा के हर इंच पर फिसल गया, जिसने उसके पूरे शरीर को झुलसा देने वाला अनुभव कराया। जीवित उबाले जाने का वह एहसास किसी भी व्यक्ति को तुरंत तोड़ सकता था। हालांकि लावण्या राठौर को अपनी पहली सफलता के दौरान ऐसा ही अनुभव हो चुका था, इसलिए जब वह इस बार उसी चीज़ का सामना कर रही थी तो उसे इसकी आदत हो चुकी थी और वह बहुत शांत थी। उसने अपने दांत पीसे और तीव्र दर्द को सहन किया। साथ ही उसकी उंगलियां बाहर की ओर फैली और उसने 5वीं श्रेणी का अग्निगुण वाला मैजिकल बीस्ट कोर उठा लिया। बैम! मैजिकल बीस्ट कोर पाउडर में बदल गया। भीतर जमी हुई स्वर्गीय और सांसारिक प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत विस्फोट के साथ बाहर निकल आए और चारों ओर फैल गई। लावण्या राठौर ने तुरंत <9 फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेटर दैन साधना पद्धति का उपयोग किया और घनी अग्निगुण वाली ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। # सफलता की राह एक खतरनाक प्रक्रिया। साधना के लिए मैजिकल बीस्ट कोर का उपयोग करते समय प्रत्येक व्यक्ति की साधना का प्रभाव अलग अलग होता है। कभी कभी यदि विशेषता का तालमेल अलग हो तो यह ज़मीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। मैजिकल बीस्ट कोर के कुचले जाने के बाद प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत बिखर गई और 1/4 घंटे के भीतर पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी। इसलिए एक साधक को जो करने की आवश्यकता थी वह ये थी कि ऊर्जा के बिखरने से पहले सारी प्रोफाउंड एनर्जी को अपने शरीर के अंदर खींच ले। पहला कदम इसे जबरदस्ती अपने दांतियन में रखना और धीरे धीरे इसे परिष्कृत करना था। ये प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक थी और जन्मजात कौशल और इच्छाशक्ति के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी। सबसे पहले विशेषता के साथ तालमेल पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, तभी वह मैजिकल बीस्ट कोर से अधिकांश ऊर्जा को सोख सकता है। कुछ साधक जिनकी जन्मजात क्षमता कम होती है वे उच्च स्तरीय मैजिकल बीस्ट कोर खरीदने के लिए धन खर्च कर सकते हैं,
लेकिन समय पर ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा बिखर जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और शरीर में ऊर्जा लेने के बाद भी कोई तुरंत साधना नहीं कर सकता। परिष्करण की गति ही साधना की गति तय करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मैजिकल बीस्ट कोर में जमा ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो तो उसे अवशोषित करने की प्रक्रिया में साधक इसे सहन करने में असमर्थ हो सकता है, जिससे विभिन्न आंतरिक चोटें लग सकती हैं। सबसे गंभीर परिणाम मेरिडियन का टूटना या शरीर का फट जाना और मृत्यु होना है। इसलिए पहले दर्जे के दायरे के साधकों के लिए वे केवल पहली श्रेणी के मैजिकल बीस्ट कोर को अवशोषित करना शुरू कर सकते हैं। भले ही कोई उच्च जन्मजात कौशल के साथ पैदा हुआ प्रतिभाशाली हो, आमतौर पर वे दूसरी श्रेणी के मैजिकल बीस्ट कोर से शुरुआत करते हैं। उससे उच्च श्रेणी के मैजिकल बीस्ट कोर की तो वे कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते। इसका कारण ये था कि यह बस बहुत खतरनाक था। यदि कोई सावधान न रहे तो न केवल वह साधना और उन्नति करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि वह अपनी जान भी गंवा सकता है। अगर ली मोइंग को पता होता कि लावण्या राठौर साधना के लिए 5वीं श्रेणी के मैजिकल बीस्ट कोर का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, तो वह लावण्या राठौर को ये जोखिम लेने देने के बजाय खुद मर जाना पसंद करता। हालांकि इस समय जिस मैजिकल बीस्ट कोर को लावण्या राठौर ने कुचला था वह वास्तव में एक वास्तविक 5वीं श्रेणी का था। एक पहले दर्जे के दायरे का 9वें स्तर का साधक वास्तव में 5वीं श्रेणी के मैजिकल बीस्ट कोर की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था। यदि यह बात बाहर लीक हो जाती तो शायद कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। यदि कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता तो मैजिकल बीस्ट कोर के कुचलते ही उसका दांतियन फट जाता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। हालांकि लावण्या राठौर सुरक्षित थी। शरीर फटने के बजाय उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था, यहाँ तक कि उसकी भौहें भी नहीं सिकुड़ी थीं। एक उग्र अग्नि गुण वाली ऊर्जा बिखर गई, लेकिन वह टूटे हुए मैजिकल बीस्ट कोर के टुकड़ों पर थोड़ी देर के लिए बनी रही। जल्द ही, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे निर्देशित कर रहा हो, ऊर्जा एक सीधी रेखा में जम गई और धीरे धीरे लावण्या राठौर की छाती की ओर तैरने लगी। इस दृश्य को देखकर लिटिल फीनिक्स भी दंग रह गया। क्या ये वास्तव में किया जा सकता है? यह नकली होना चाहिए, है ना? फीमेल डेविल ने ये कैसे किया? फ्लेम स्पिरिट फिजिक, क्या यह इतना विकृत है? जब ऊर्जा बिखरती है तो वह अनियंत्रित होकर इधर उधर भागती है, लेकिन लावण्या राठौर के हाथों में यह उग्र ऊर्जा पालतू बन गई और उसकी उंगलियों के इशारे पर वह स्वेच्छा से उसके दांतियन में समा गई। # एक अविश्वसनीय अवशोषण। साधारण लोग, यहाँ तक कि 9वें दर्जे के अनुभवी साधक भी, यदि मैजिकल बीस्ट कोर की ऊर्जा का 80% भी अवशोषित कर ले तो उसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ऊर्जा का बिखरना अपरिहार्य होता है। हालांकि वह मैजिकल बीस्ट कोर की पूरी ऊर्जा को अवशोषित करने में सफल रही, एक कण भी पीछे नहीं छोड़ा। लिटिल फीनिक्स उसे तिरछी नजरों से देख रहा था और जब ऊर्जा का आखिरी हिस्सा लावण्या के शरीर में समा गया तभी उसने राहत की सांस ली। लेकिन वह अभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। अवशोषण तो बस पहला कदम था, इसके बाद प्रोफाउंड एनर्जी को परिष्कृत करना था, जो पहले दर्जे के साधक के लिए अत्यंत कठिन काम था। तभी लिटिल फीनिक्स ने देखा कि लावण्या ने 1 और 5वीं श्रेणी का मैजिकल बीस्ट कोर कुचल दिया है। वह क्या सोच रही है? क्या वह एक और कोर अवशोषित करने की तैयारी कर रही है? लेकिन सिर्फ 2 घंटे ही तो हुए हैं। # अतिरिक्त अध्याय पूर्व जन्म पहली मुलाकात। 30 साल पहले सोअरिंग हेवंस महाद्वीप के स्काई एम्परर सिटी के सबसे आलीशान टी हाउस में शक्तिशाली साधकों की भीड़ थी। वहां चर्चा का मुख्य विषय था आगामी नंबर 1 टूर्नामेंट। तभी सड़क पर एक अत्यंत भव्य और असाधारण गाड़ी गुजरी। उसे 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर खींच रहे थे और उसके अंगरक्षक कम से कम 7वें दर्जे के विशेषज्ञ थे। गाड़ी का पर्दा थोड़ा उठा और एक महिला का साइड व्यू दिखा। वह 34 साल की थी, लेकिन उसकी सुंदरता अवर्णनीय थी। वह मिथिकल फ्लेम पैलेस की युवा महारानी लावण्या राठौर थी, एक बेजोड़ 9वीं श्रेणी की प्रतिभा, 6ठी श्रेणी की आर्मामेंट मास्टर और 6ठे दर्जे की साधिका। टी हाउस में मौजूद लोग चर्चा करने लगे, सुना है वह सिर्फ सबसे शक्तिशाली पुरुष से शादी करेगी। वह जो टूर्नामेंट जीतेंगे वही उसे जीत सकेंगे। पास ही में बैठे एक साधारण कपड़ों वाले युवक ने ये सब सुना। उसके चेहरे का आधा हिस्सा छिपा था, लेकिन उसका जबाड़ा और गरिमा उसके अत्यंत सुंदर होने की गवाही दे रहे थे। जब उसने उस गाड़ी को देखा तो उसका दिल पहली बार धड़क उठा। अगर वह सबसे शक्तिशाली पुरुष की तलाश में है तो वह सबसे शक्तिशाली पुरुष मैं ही बनूंगा। 3 महीने बाद उस टूर्नामेंट में एक अज्ञात युवक ने सभी दिग्गज प्रतिभाओं को हराकर पहला स्थान हासिल किया। उस युवक का नाम था मू चेनिंग। उस दिन से उसका नाम पूरे सोअरिंग हेवंस महाद्वीप में गूंज उठा। लावण्या राठौर को जीतने की उसकी यात्रा वहीं से शुरू हुई थी।